So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. In my last video, I have discussed about the gametogenesis, which is related to the pre-fertilization event. Now in today's video, I will discuss about the gamete transfer and the fertilization. Okay. So first of all, I am taking this gamete transfer. What does it mean? गैमेट्स स्टूडेंट हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान बना लिए थे. अब इन गैमेट को ट्रांसफर होना जरूरी है. इन दोनों का, मेल और फीमेल गैमेट का, आपस में एक दूसरे के पास में फिजिकली कांटेक्ट में आना जरूरी है for the fertilization. Okay, so after the formation of gametes, they must be physically brought together to facilitate fusion. Now in majority of organisms, male gamete is motile but the female gamete is stationary. As I have already discussed in my last video about this picture, you can see in this picture, this is a diagram related to the cladophora. In this cladophora, both the gametes are of same size and the shape, and they both have flagella. So they both are motile. But what I am talking here, the majority of the organism, the male gamete is motile, but the female gamete is stationary. So exceptionally, few fungi and the algae are there in which both the gametes are motile. Now the second point, need for the medium through which the male gamete move. तो पर्टिकुलर एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा जिसके थ्रू ये मेल गैमेट मूव कर सके और फीमेल गैमेट तक पहुंच सके. तो वाटर इसका सबसे बेस्ट वे होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस मेल गैमेट. एग्जांपल है इसमें जहां पे वाटर का यूज होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड दी टेरिडोफाइट्स. नाउ जो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं इस तरीके से, वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं कंपैरेटिवली टू द फीमेल गैमेट. उसके नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है. व्हाई द लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस कंपैरेटिवली टू द फीमेल गैमेट व्हेन द वाटर इज अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. क्योंकि नंबर ऑफ मेल गैमेट जो होंगे वो ओवम तक पहुंचने में फेल हो जाएंगे. कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उसको पहुंचने के लिए वहां तक एक एनर्जी चाहिए. सपोज वो एनर्जी खत्म हो गई कुछ मेल गैमेट्स के पास में, तो मेल गैमेट्स वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. और जिनके पास में एनर्जी थी उनमें से भी कुछ की एफिशिएंसी खत्म हो गई. सपोज वो पहुंच तो गए बट वो अब इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो उस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर सके या उससे फ्यूज हो सके. और थर्ड एक रीजन होता है प्रेडेटर्स. जो प्रेडेटर्स होते हैं उनके लिए एक तरह से ये खुराक होते हैं, एक तरह से खाना होते हैं. So they can feed on these male gametes. So that's why the large number of male gametes are produced to compensate this loss. Next we will talk about the pollination. ये तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा एक लोअर प्लांट्स के अंदर कि लोअर प्लांट जैसे कि एल्गी हो गई, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, वहां पे मेल गैमेट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय द मीन्स ऑफ द वाटर. अब जो हायर प्लांट्स हो गए जैसे कि एंजियोस्पर्म है, उसके अंदर मेल गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा? क्योंकि मेल गैमेट यहाँ पे नॉन मोटाइल है, ओवम जो एग है वो भी नॉन मोटाइल है. तो मेल गैमेट इन हायर प्लांट्स में ट्रांसफर होता है थ्रू दी पॉलन ट्यूब. ओके, सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर दी कैरियर ऑफ दी मेल गैमेट. और ये जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ये पॉलन ग्रेन एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है एंथर, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही पार्ट होता है, वहां पे ये पॉलन ग्रेन बनते हैं. ठीक, जब पॉलिनेशन होता है तो दे वुड बी ट्रांसफर टू दी स्टिग्मा. और स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा जो पार्ट होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट. तो these pollen grain would be transferred from the anther to the stigma and that process is known as a pollination. Now कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं. जो बाइसेक्सुअल है इसका मतलब उसमें दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है. जैसे ये हम लोग एक डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया. तो जब एक ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया. बट अगर एक फ्लावर के एंथर के पॉलन ग्रेन
दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जनरली होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट में। ओके, नाउ अब जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ स्टिग्मा पर आ गए हैं, तब उसके बाद में क्या होगा, तब स्टिग्मा जो होगी उनको रिकॉग्नाइज करेगी, यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होंगे जिसकी वजह से ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे। पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन का मतलब होता है पॉलन ट्यूब का फॉर्म होना, बिकॉज ये पॉलन ट्यूब ही है जो कि मेल गैमेट को यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचाएगी। इस पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचाना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहीं पे एग सेल प्रेजेंट है। ये आप डायग्राम जो मैंने यहाँ पे लिया है वो बेसिकली रिलेटेड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, दैट विल कम इन योर सेकंड चैप्टर। बट यहाँ पे हमारे पास में कुछ पॉइंट था, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस डायग्राम। सो pollen tube will carry these male gamete to this egg cell. Okay, next we will talk about the fertilization. So fertilization जो कि एक सेकेंड इवेंट हो गया आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट इवेंट हम लोग पढ़ चुके हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें कि हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर पढ़ा है। अब गैमीट ट्रांसफर हो गए तो जाहिर सी बात है उनमें फ्यूजन होगा, उस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम लोग कहते हैं सिनगैमी, और उसका रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होता है दैट इज व्हाट, दैट इज अ डिप्लॉइड जायगोट। डिप्लॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर बिकॉज गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन से जो सेल हमारे पास में बनेगी वो होगी डिप्लॉइड। यानी अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं तो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जायगोट बनता है। अगर स्पर्म में 23 है और ओवम में भी 23 है तो दोनों के फ्यूजन से जो जायगोट बनेगा उसमें कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये दो टाइप्स का होता है, वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड अनदर वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, नाम में ही इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, एक्सटर्नल यानी जो बाहर होगा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होगा, और इंटरनल जो है जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अंदर होगा। तो मेजॉरिटी जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जनरली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें होता है, जैसे एल्गी हो गई, फिशेस हो गई, एम्फीबियंस हो गई। हम लोग जब वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं तो वर्टिब्रेट्स में हम लोग 5 क्लासेस पढ़ते हैं बेसिकली, PARAM, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। तो पाइसिस में और एम्फीबियंस में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, जबकि रेप्टाइल्स में, एव्स में, मैमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे देयर शुड बी सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस। सिंक्रोनी का मतलब हो गया एक ही टाइम पे जो गैमेट्स है उनका रिलीज होना। जब दो अपोजिट पेरेंट पास पास आएंगे, ठीक है, एक्वाटिक मीडियम में, तो दोनों ही साइमल्टेनियसली अपने गैमेट्स उस मीडियम में रिलीज करेंगे, और रिलीज करने के बाद में जब उन दोनों में फिजिकल कांटेक्ट होगा तो देन देयर विल बी अ फ्यूजन between the gametes. So there should be a synchrony between the sexes. And second point, a large number of gametes to enhance the chance of the syngamy, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिंगैमी हो, ज्यादा से ज्यादा जायगोट फॉर्मेशन हो। जैसे एग्जांपल है इसका बोनी फिशेस एंड द फ्रॉग्स। नाउ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, दिस vulnerable to predators. This is basically disadvantage of external fertilization, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्टूडेंट हम लोग ह्यूमन बीइंग का एक बहुत मतलब एक बेसिक सा एग्जांपल आप ले सकते हो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कॉमन है, हम लोग हमारे ऊपर ही एक एग्जांपल लेके देख सकते हो जो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि ह्यूमन बीइंग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जो कि फीमेल की बॉडी में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब जो बेबी डेवलपमेंट होता है वो भी फीमेल की बॉडी में ही होगा, यूट्रस में होगा। तो यूट्रस में अप टू द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बेबी का डेवलपमेंट होता है, यानी उस बेबी को कोई टेंशन नहीं है, ना किसी न्यूट्रिशन की टेंशन है, ना कोई फर्दर जो बाहर एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसकी टेंशन है, ना कोई किसी इन्फेक्शियस एजेंट वगैरह की बाहर से जो अटैक होता है उसकी टेंशन है। बट यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में
जो जायगोट बन गया है अब उसके पास में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। उसको न्यूट्रिशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर कोई इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो फिशेज होती है वो जनरली जो फर्टिलाइज एग होता है वो उनका खाना होता है, तो फिशेज उस फर्टिलाइज एग को खा सकती है। दैट्स व्हाई इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो सर्वाइवल होता है वो जायगोट का वो काफी डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। Okay, now I will repeat the points related to the internal fertilization. In many terrestrial organisms like fungi, reptile, birds, mammals, and also in majority of plant like the bryophytes and the pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। मेल गैमेट जो है बेसिकली मोटाइल होते हैं एंड मोटाइल है एंड दे आर प्रोड्यूस लार्ज इन नंबर, जबकि फीमेल गैमेट जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन बीइंग में ही जो मेल बॉडी से जो स्पर्म इजैकुलेट होते हैं वो अराउंड पर इजैकुलेशन जो बाहर आएंगे वो आएंगे 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म एक इजैकुलेशन के टाइम पे इजैकुलेट होते हैं। जबकि अगर हम लोग ओवम की बात करते हैं तो एक महीने में फीमेल की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवम बनता है। तो मेल गैमेट जो होंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मोटाइल होंगे एंड दे वुड बी प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन से ही रिलेटेड पार्थिनोजेनेसिस की। तो पार्थिनोजेनेसिस स्टूडेंट्स क्या हो गया कि पार्थिनोजेनेसिस में बिना फर्टिलाइजेशन के जो फीमेल गैमेट है वो कंप्लीट डेवलप हो जाता है एक नए ऑर्गेनिज्म में। मतलब फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, सिर्फ फीमेल गैमेट कंप्लीटली डेवलप हो गया एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक रोटीफर्स, हनी बी एंड ऑल्सो सम लिजार्ड एंड बर्ड्स, जिसमें की एग्जांपल है टर्की। तो इसको मैं एक हनी बी के थ्रू आपको समझाऊंगी। हनी बी आप लोगों को पता होगा कि एक सोशल ऑर्गेनिज्म है जिसमें वर्कर्स होता है, क्वीन होती है और एक ड्रोन होता है। तो हनी बी में दो टाइप के एग बनते हैं, एक फर्टिलाइज बनता है और एक अनफर्टिलाइज बनता है। फर्टिलाइज जो एग होते हैं जिनमें कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम होंगे वो आगे चल के या तो क्वीन बनाएंगे या फिर वर्कर बनाएंगे। जो क्वीन होती है वो बेसिकली फर्टाइल होती है, जबकि जो वर्कर्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं एंड दे फीड ऑन द हनी एंड पॉलन। अब जो क्वीन है उसके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस के थ्रू फीमेल गैमेट एग बनेगा और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एन, यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब अगर ये एग ड्रॉन यानी मेल के बने हुए स्पर्म से फ्यूज हो जाता है जिसमें भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो फर्टिलाइज एग बनेगा, और अगर ये फ्यूज नहीं हो रहा है तो ये अनफर्टिलाइज ही रहेगा और इस अनफर्टिलाइज एग से फर्दर फॉर्म होगा ड्रॉन यानी मेल। ठीक है, सो अनफर्टिलाइज एग से ड्रॉन बनता है और फर्टिलाइज एग से क्वीन भी बन सकती है या फिर वर्कर भी बन सकते हैं। क्वीन बनेगी तो क्वीन फर्टाइल होती है जबकि वर्कर्स स्टेराइल होते हैं। अनफर्टिलाइज एग से जब ड्रॉन बनता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन ही रहेंगे। तो जब एन ही क्रोमोसोम है तो मियोसिस नहीं हो सकता है स्पर्म बनने के लिए, तो माइटोसिस होगा और माइटोसिस के थ्रू स्पर्म बनेंगे जिसमें कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और ये स्पर्म एग के साथ फ्यूज होके फर्टिलाइज एग बना देंगे। Okay, so here we have discussed about the fertilization. In fertilization, we have discussed what is fertilization, types of the fertilization, external fertilization, internal fertilization, disadvantage of the external fertilization, advantage of the internal fertilization की पूरा development जो है, growth जो है वो mother की body के अंदर हो रहा है up to the certain period of time. So hope you liked my video. If you like, then please hit the thumbs up, comment in the comment section and share my video and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.